नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर साधना की टीम अहमदाबाद पहुंची है, जहां पर चर्चा की गई। चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत भी की है। रात में होते हैं और चाय की बात अगर ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि फिर हम यहाँ पे हमारी कोई भी चर्चा वो बेकार है, क्योंकि इस गुजरात के एक चाय वाले ने 2014 में जब बात रखी थी तो लोग उस समय मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। लेकिन एक चाय वाले ने सबसे पहले मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया गुजरात में, और उसके बाद देश में लगभग 10 वर्षों से वो प्रधानमंत्री हैं। और अब तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ी भूमिका वाला प्रधानमंत्री जिसे माना जा रहा है, पंडित नेहरू को कहा जाता था कि उन्होंने उनको विश्व में जो उनकी एक ख्याति थी, जो उनका सम्मान था, उसके से ज्यादा अगर हम बात करें तो वो ख्याति, वो सम्मान कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं। क्योंकि तमाम जब राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ जब वो बैठते हैं और खासतौर से उनसे कोई चर्चा करते हैं तो उनका नाम आता है पूरे विश्व स्तर पे कि वो ना कि सिर्फ देश के एक बड़े नेता है बल्कि विश्व के भी एक बड़े नेता हैं। और हम दिखाना चाहेंगे, देखिए ये चाय का स्वरूप है यहाँ का। ये आपको ये पीतल की ये केटल आपको दिखेगी। आमतौर से अगर हम उत्तर भारत में बात करें, दिल्ली या उसके अन्य क्षेत्रों में आपको चाय की दुकानें तो बहुत मिलेंगी, लेकिन वो साधारण सी वो अगर हम बात करें कुल्हड़ में मिल सकती है आपको, या वहां पर पेपर यूज्ड वाले ग्लासेस में मिलेगा। लेकिन यहाँ की चाय की स्पेशलिटी है। और सुबह सुबह, और मैं खासतौर से अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा, ये सुबह का नजारा दिखा। इस समय लगभग 6 बज चुके हैं। ये अहमदाबाद गुजरात का ये जगह है और लोग 6 बजे यहाँ पे उठ चुके हैं। और आप देखिए ये चलती हुई रोड है, और हम जिस इलाके में हैं ये यहाँ का हम कह सकते हैं कि एक कमर्शियल हब है, जहां पे रात भर लोग काम भी करते हैं और ये दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं। और आप देखिए ये चाय की बड़ी स्पेशल दुकान है। यहाँ पे चाय बन रही है और लोग आ भी रहे हैं यहाँ पे और चाय भी पी रहे हैं यहाँ पे लगातार। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, भैया ये चाय आप की जो दुकान है कब से आपने लगाई यहाँ? अभी 5-6 महीना हुआ है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हर दो तीन दुकान छोड़ के चाय की दुकान है यहाँ पे। चाय की दुकानों का इतना महत्व क्यों है? यहाँ चाय बहुत ज्यादा क्यों बिकती है? ज्यादा साला इधर ऑफिस वाले चाय अच्छी मिलती है, इसके लिए सब लोग इधर ही आते हैं। अच्छा, आप जो है ये जो चाय आप बनाते हैं, मैं ये देख रहा हूँ, आपको मैं बताता चलूं कि ये जो चाय है ये हमारे जब हम दिल्ली की तरफ चाय पीते हैं, यूपी बिहार में, तो चाय का कप काफी बड़ा रहता है। यहाँ पे चाय का कप बहुत छोटा है। अच्छा, ये छोटे कप में इतनी कम चाय क्यों पीते हैं आप लोग, मतलब ये बनाते हैं? चाय अच्छी लगती है, इसके लिए कोई गिराक बोलते भी नहीं है। चाय अच्छी चाहिए, कप छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लोग बस इतने छोटे कप पे चाय, बस एक कप चाय पी करके लोग चले जाते हैं? कोई बोलते भी नहीं है, चाय अच्छी बोलते हैं। और लगभग ये आपकी ये क्या दुकान 24 घंटे खुली रहती है? 24 घंटे चालू रहती है। यहाँ पे जो असली जो आपकी जो खरीदार हैं वो यहाँ पे क्या जो काम करने वाले लोग हैं या पारिवारिक लोग हैं? क्योंकि ये जो इलाका है ये बता रहे हैं कि कमर्शियल हब है, यहाँ पे रात भर ऑफिस चलते हैं, इसलिए आपकी दुकान 24 घंटे चलती है। रात भर ऑफिस वाले आते हैं ना, इसके लिए दुकान चालू रहती है। अच्छा, सुबह सुबह चाय है तो चाय हमारे यहाँ कहा जाता है कि खाली पेट चाय नहीं पीते, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ चाय के साथ आप लोग क्या क्या देते हैं यहाँ? चाय के साथ में बन मस्का और बिस्किट और टेपला वो मिलेगा सर। अच्छा, ये आपको जो जो ये बन मस्का, जो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा एक बार यहाँ कृपया दिखाएं। ये जो बन मस्का है यहाँ का, इसमें एक विशेष बात ये कि हम इसमें मस्का के साथ में इसमें जैम भी हम लोग लगाते हैं। ये यहाँ की चाय की एक बड़ी खूबसूरती है, चाय के साथ जो आप नाश्ता करते हैं। और ये आप देखिए कि यहाँ पे ये हल्का पापड़ जैसा है, ये भी सुबह के समय यहाँ पे लोग लेते हैं चाय के साथ साथ में। गुजरात अपने आप में एक मैंने आपसे बोला ना कि गुजरात की विशेषताएं अलग है। ये देश से के कोने में यहाँ पे ये राज्य है, लेकिन इस राज्य की बड़ी अलग विशेषताएं हैं। यहाँ पे समय नष्ट करने के लिए लोग बहुत ज्यादा चाय नहीं पीते हैं। सुबह सुबह आप देखिए कि लोग यहाँ पे काम पे जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, थोड़ी सी साथ में नाश्ता कर लिया। ये नहीं सुबह सुबह जैसे हमारे अपने तरफ होता है कि पराठे सब्जी और पूरा ये पूरी सब्जी खा के निकले, ये इसीलिए अब मैंने देखा कि लोगों के यहाँ पेट भी काफी कम निकला है, लोग यहाँ स्वस्थ भी हैं। गुजरात इसी क्योंकि गुजरात के दो व्यक्ति जो लगातार इस देश में पिछले 10 वर्षों से हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी। क्योंकि अहमदाबाद में, अहमदाबाद से मात्र 38 किलोमीटर की दूरी पे गांधीनगर है, जहां पे अमित शाह जी ने अभी नामांकन किया 19 तारीख को, और 7 तारीख को यहाँ चुनाव है। और आप ये देखिए कि गुजरात के प्रति ये दो नेता इतने ज्यादा आश्वस्त हैं कि पूरे देश में तो वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में वो प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे जो गुजराती जो भाई हैं, जो
तो सीधा आपको लिए चलते हैं अररिया, जहां पर अररिया में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर शिरकत की है और जनसभा को भी संबोधित किया है। अररिया फणीश्वर नाथुरेण जी की भूमि है और जब जब भी मुझे यहां आपके बीच आने का अवसर मिला है, हर बार बाबा मदनेश्वर और मां काली की कृपा और आप जनता जनार्दन आपका भरपूर आशीर्वाद मिला है। आज भी अररिया और सुपौल का ये स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस कर्ज को उतारने के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तीसरे कार्यकाल में आपके हित में, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाला है। साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में इन दिनों जनता जनार्दन के आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहा हूं और देश के कोने में जहां जहां गया, शहर हो, गांव हो, पुरुष हो, स्त्री हो, युवा हो, युवती हो, पूरे देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, आज दूसरे चरण का मतदान भी चल रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरे सभी मतदाताओं से, विशेषकर युवा वोटर से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएं। मैं जानता हूं गर्मी का समय है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें देश के हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देने का अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। हमें एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरा तो आपसे भी आग्रह है, जब आपके यहां मतदान का दिवस हो, हर पोलिंग बूथ में यात्रा निकाल करके 20-20, 25-25 लोग गीत गाते गाते, थाली बजाते बजाते, उत्सव मनाते मनाते पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के लिए जाना चाहिए। पोलिंग बूथ पर उत्सव का वातावरण होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। प्रचार में कितनी ही तू मैं चलती रहे, लेकिन मतदान का दिन पूरे इलाके का उत्सव का दिन होना चाहिए। साथियों, 2024 का ये चुनाव
भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए चुनाव है और इसमें बिहार के आप सभी मेरे जागरूक भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। गुलामी के लंबे कालखंड से पहले जब बिहार समृद्ध था तब भारत एक महाशक्ति था। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए चल पड़ा है तो बिहार की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के लोगों की प्रतिभा, यहां के लोगों की बौद्धिकता, यहां के लोगों की परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखाने का जो जज्बा है ना, ऐसा जज्बा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। बिहार के इस सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए दिल्ली में आपका ये सेवक और यहां बिहार में हमारे नीतीश जी और उनकी पूरी टीम पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं। साथियों, आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए। यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही
मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जो कि बिहार के अररिया और मुंगेर पहुंचे हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में यहां पर मतदान स्थल पर लोग पहुंचे और थाली बजाते हुए, गीत गाते हुए पहुंचे, जो कि उत्सव की तरह मनाया जाए। तो बढ़ते हैं आगे। खबर गुना से है, जहां पर गुना में आयोजित की गई है जनसभा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है। जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, हमारे गुना के सांसद श्री केपी यादव जी, श्री आलोक तिवारी जी, धर्मेंद्र सिकरवार जी, राजू बाथम जी, विजेंद्र सिंह यादव जी, जगन्नाथ रघुवंशी जी, पन्नालाल साक्य जी, देवेंद्र जैन जी, महेंद्र यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता और क्लस्टर प्रभारी भाई भूपेंद्र सिंह जी, प्रीतम सिंह लोधी जी, जजपाल सिंह जज्जी जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, और आज इस पवित्र धरती पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं प्राचीन केदारनाथ जी, 20 भुजा देवी, करणी माता, करीला माता, संत रविदास जी और टेकरी सरकार को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज गुना मत क्षेत्र में आया हूं, तब हम सबके लिए श्रद्धेय श्रीमंत राजमाता साहब को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मंच पर बैठे हैं,
आज की भारतीय जनता पार्टी की कल्पना ही नहीं कर सकते अगर राजमाता साहब ने जनसंघ और भाजपा की नींव में बलिदान न दिया होता तो आज भाजपा यहां न पहुंच सकती। मैं राजमाता साहब को सम्मान के साथ प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं राजा साहब के लिए वोट मांगने आया हूं। ज्योतिरादित्य जी मेरे मित्र भी है, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है, मगर ज्योतिरादित्य को आप जिता के वक्त एक बात याद रखना, ज्योतिरादित्य को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला। कई क्षेत्र में मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे सांसद को आप आगे बढ़ाना, हम जिताकर भेजेंगे। अब आपको तो बना बनाया मंत्री मोदी जी ने यहां चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, प्रचंड बहुमत से जिताना। और आज मैं कहकर जाता हूं, केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको दो दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव। माताएं बहनें बैठी है। तो गृह मंत्री अमित शाह गुना पहुंचे थे, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में वोट की भी अपील की है। लोगों से बोला कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको दो दो मंत्री मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीसी की है और कई मुद्दों पर जानकारी भी शेयर की है। जिस प्रकार से कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने अपनी जो नेशनल काउंसिल की जो बैठक 9 दिसंबर 2006 को संपन्न हुई थी, उस बैठक में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यह भारत के संविधान के विरुद्ध था। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों की भावनाओं के विपरीत था। कांग्रेस की यह जहरीली मानसिकता प्रारंभ काल से, मैं बाबा साहब जी का एक भाषण जो 27 अक्टूबर 1951 में उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो प्रधानमंत्री के रूप में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने कभी दलितों के हित की बात नहीं की। जब भी वह बात करते थे तो केवल मुसलमानों के हित की बात करते थे। देश का विभाजन भी हुआ, उसका दंश देश ने झेला और बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ। और जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह आरोप है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, या प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी ने एक बार नहीं, दूसरी बार भी मुंबई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को दोहराया भी था कि इस देश के जो संसाधन है उस पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस के ही द्वारा कर्नाटक के अंदर मंडल आयोग की सिफारिश जो आई थी, उस सिफारिश के अनुसार जिन मुस्लिम समाज के लोगों को उस सूची में शामिल नहीं किया गया था, उनको भी आरक्षण देने का फैसला कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने किया है। कर्नाटक के अंदर
जो ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुस्लिमों को देने की शुरुआत है, यह कर्नाटक मॉडल कांग्रेस और उनके युवराज श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में लागू करने के लिए जो अपना घोषणा पत्र लेकर के आए, उस घोषणा पत्र से भी स्पष्टता है कि उनका लक्ष्य इस देश के अंदर जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसके अधिकार मुस्लिमों को दिया गया है।